ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड आफ्टरनून बेटे। आज की क्लास के अंदर ये हमारी सेकंड क्लास है। हमारा एक चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था बेटे हमारा अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अल्पकालीन संतुलन उत्पादन क्या होता है और मैंने उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस उसकी दी थी और मैंने बताया था कि उसको प्राप्त करने की दो विश्लेषण होते हैं। एक होता है एडी बराबर एएस विश्लेषण, जिसे हम लोग समग्र मांग और समग्र पूर्ति विश्लेषण कहते हैं, और दूसरी होती है बेटे बचत तथा निवेश विश्लेषण। उसका मतलब होता है S&I अप्रोच। और लास्ट क्लास में ही मैंने बेटे समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाले विश्लेषण से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिया था। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था करना। वो आधा क्वेश्चन हुआ था और आधा अभी बाकी था। तो एक बार उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आपको पेपर पे दिखाता हूँ कि मैंने कितना कर लिया था और उसके आगे का पोर्शन आज हम करेंगे। ठीक है बेटे। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम लोग बचत और निवेश वाली जो अवधारणा है उससे जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हम कोशिश करेंगे उसको भी हम लोग कर ले बेटे। ठीक है, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अब मैं कैमरे को उस पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, 1 मिनट जरा वीडियो ऑफ करके लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटे, चलिए। ये देखिए बेटे, आपके सामने यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हमारा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटे। समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की सहायता से एक अर्थव्यवस्था के आय के संतुलन स्तर के निर्धारण को समझाइए। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम संतुलित आय को परिभाषित करते हैं। इससे अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फिर इसकी शर्त लिखी जाती है। 6 नंबर का क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये। संतुलित आय के निर्धारण की शर्त। इस विश्लेषण के अनुसार संतुलित आय तब प्राप्त होती है जब एडी बराबर एएस होता है, यानी कि समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होती है। ये सब मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। अब समग्र मांग को हम डिफाइन करेंगे और समग्र पूर्ति को भी डिफाइन किया जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने समग्र मांग को भी डिफाइन कर दिया था। इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले इच्छित खर्च से होता है। यहाँ समग्र मांग को C+I मतलब उपभोग तथा निवेश लिया जाता है। अर्थात एक दो, ये दो लिखा बेटे, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर हम मांग को लेके चलते हैं और हम आय का संतुलन स्तर भी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ही निकाल रहे हैं। जहां तक बेटे लास्ट क्लास में करवा दिए थे, ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ था। अब आगे इस क्वेश्चन को कैरी करूंगा आज की क्लास के अंदर और समग्र पूर्ति किसे कहते हैं वो डिफाइन करूंगा। इसी का फॉर्मेट का का आंसर है बेटे। उसके बाद एक शेड्यूल एंड डायग्राम से हम इसको शो करके दिखा देंगे, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये लास्ट क्लास का था बेटे, मैं इसकी पिक्चर नहीं सेंड करने वाला हूँ, ये ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ बेटे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस वही है। ठीक है, आंसर्स आधा यहाँ हो गया था। चलिए, जैसा कि आपने समग्र पूर्ति समग्र मांग को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे समग्र पूर्ति। यहाँ पर लिखेंगे समग्र पूर्ति। यहाँ पर लिखिए समग्र पूर्ति, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई भी कह देते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ब्रैकेट में आप एएस लिख सकते हैं। समग्र पूर्ति का मतलब मैंने बताया था क्लास क्लास में भी। समग्र पूर्ति का मतलब होता है कि बेटे एक साल के अंदर एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं वो एक साल में कितना उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, कितना उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। लिखिए, इससे अभिप्राय इससे अभिप्राय इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान एक लेखा वर्ष के दौरान सभी उत्पादकों के द्वारा सभी
उत्पादकों के द्वारा किया जाने वाला किया जाने वाला नियोजित उत्पादन होता है। नियोजित मतलब प्लान्ड, जो भी किया नहीं है करेंगे, नियोजित उत्पादन होता। ठीक है बेटे। अब यहां पर एक चीज जान लीजिए, यहां पर समग्र पूर्ति को हम पूर्णतः लोचदार मान के चलते हैं, अर्थात समग्र मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आने पर इसे परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए यहां समग्र पूर्ति को पूर्णतः लोचदार माना जाता है। अब वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लोचदार माना जाता है। ठीक है। अब आधा क्वेश्चन हो गया बेटे, डेफिनेशन दे दी थी आय के संतुलन की, शर्त लिखी थी और शर्त में दो चीजें आ रही थी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, वो दोनों हमने डिफाइन कर दिया। आधा लास्ट क्लास में ये हो गया था। अब लिखेंगे चित्र तथा तालिका द्वारा व्याख्या, यानी किसका निर्धारण, चित्र तथा तालिका द्वारा व्याख्या, मतलब आय के संतुलन स्तर को कैसे निकालेंगे चित्र और तालिका में, वो मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। तालिका बेटे वही वाली जो हम यूज करते आ रहे हैं बार बार से। ठीक है। यहां पर हम आई ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम सी आई एडी, एडी मतलब समग्र मांग, सी मतलब उपभोग, आई मतलब निवेश, वाई मतलब आय और ए एस। ठीक है। डाटा लिखते हैं इसके अंदर, एक मिनट दे। ओके। तो वाई आई वाई वो ले लेते हैं जो हम अभी तक लेते आए हैं बेटे, जैसे मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। कंजम्पशन कितना है बेटे आपका जीरो लेवल पे 40, जीरो नहीं होता आपको पता है। फिर 80 से इंक्रीज कर देते हैं 120, 200, 280, 360। ये बेटे कोई कंपलसरी नहीं है 80 से करना है, वो आप कर सकते हैं किसी से भी। ठीक है। आई हमारा बेटे निवेश, द्वैत निवेश होता है, जो वाई के लेवल से चेंज नहीं होता, वाई के कारण चेंज नहीं होता वो। तो मान लीजिए 20-20 ले लेता हूं मैं। ये पुराने वाली टेबल है जो पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको सिखाई थी बेटे। ठीक है। एडी इन दोनों को जुड़कर आती है तो 60, 140, 220, 300, 380 एंड ये 440 प्लस 20, 460। और मैंने अभी भी आपको पीछे बताया था कि जो एएस होता है, एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति, वो हमेशा आय के बराबर होती है। ठीक है। तो ये 0, 100, 200 ये भी यही आएगी, 0, 100, 200 बेटी यही होती है भाई, 300, 400 एंड 500। ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस बात को ध्यान से देखें आप, तो आप पाएंगे कि ये जो लेवल है, इससे पहले देखो यहां तक एडी 60 ग्रेटर देन 0, 140 ग्रेटर देन 100, 220 ग्रेटर देन 200, इस लेवल तक आपकी जो एडी है वो ग्रेटर देन एएस है, उससे अधिक है, मतलब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। इसे क्या कहते हैं बेटे हम लोग, इसे कहते हैं बेटे हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग मांग अधिक्य, यानी कि अर्थव्यवस्था में एक्सेस डिमांड है, मांग अधिक्य है। क्या कहते हैं हम इसको, मांग अधिक्य, मांग अधिक्य, अधिक्य मतलब मांग ज्यादा है। और अगर आप इस लेवल पे देखेंगे, दोनों बराबर है, एडी बराबर ए एस है, यही हमें चाहिए बेसिकली। जब दोनों बराबर आएंगे तो ये संतुलित आय कहलाएगी, ये वाले जो लेवल हो गए संतुलित आय हो जाएगी। ठीक है।
और अगर कहीं इससे भी आगे बढ़े हम 400 500, तो 380 इज लेस देन 400, 460 इज लेस देन 500। इसका मतलब है जो एडी है वो एएस से कम हो जाएगी। इसके आगे बढ़े तो एडी जो है वो लेस देन हो जाएगी एएस के। मतलब इसे हम कहते हैं बेटे न्यून मांग। क्या कहते हैं बेटे इसे? न्यून। न्यून मतलब डेफिशिएंट डिमांड है, मांग कम है। इकोनॉमी के अंदर जितना मांग होनी चाहिए माल को बिकने के लिए उतनी डिमांड नहीं है, तो डिमांड कम है। तो ये भी आय का संतुलन स्तर नहीं है और ये भी नहीं है। तो आय का संतुलन स्तर कहाँ है? जब एडी बराबर एएस है, जितना माल बनाया जा रहा है वो सारा का सारा डिमांड आ रही है, बिक रहा है। तो वाई बराबर 300। इस बात को नीचे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले थोड़ा सा डायग्राम बना के भी यार आपको दिखा दूं, एडी एंड एएस अप्रोच से डायग्राम कैसे बनता है इक्विलिब्रियम का। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, देखिए। बेटे एक्स एक्सिस पे लेंगे आप आय या उत्पादन, इनकम या आउटपुट, जीडीपी, मैंने बताया था कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आप लेंगे एडी एज वेल एज एएस, यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति लेंगे। यहां पर आपने इनकम ली हुई है। क्या लिया बेटा आपने? इनकम। ठीक है। आय। सबसे पहले आप क्या करिए, एक एएस यानी कि संदर्भ रेखा बनाइए जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये देखिए मैं बनाता हूं। इसको हम ओ वाई या एग्रीगेट सप्लाई की लाइन भी कहते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है बेटे एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। अब अगर आप एडी बनाने, तो एडी आपने पहले भी सीखी हुई है। एडी कैसी होती है? थोड़ी स्लाइड स्लाइड वाली होती है कुछ इस तरीके से, और यहां से स्टार्ट करती है इस तरीके से जाएगी ये एडी। एडी बराबर क्या होती है? सी प्लस आई। अब एडी एंड एएस एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटे? आप ध्यान से देखें तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ई। यही बेटे आय का संतुलन बिंदु होगा, संतुलित बिंदु है ये। क्या है बेटे? संतुलित बिंदु। बिंदु। और अगर यहां से इससे नीचे आप कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन डाल दें इस तरीके से स्टेट, और जो भी ये स्तर आएगा ओ वाई, ये आय का संतुलन स्तर कहलाएगा ओ वाई। अगर आपने शेड्यूल से इसको बनाया होता डायग्राम को, नजर ऐसा ही आता। डाटा में जो ये 300 है ना, ये यहाँ नजर आता बेटे 300, अगर आपने शेड्यूल से बनाया हो। शेड्यूल से नहीं बनाते क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, डायग्राम यही बनेगा। तो ये आय का संतुलन बिंदु है और ओ वाई आय का संतुलन स्तर कहलाएगा। ठीक है। अब मैं पहले शेड्यूल को डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा थोड़े से वर्ड्स में, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम। ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, बाद में भी बना सकते हैं, मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा बेटे इसकी आपको। ठीक है। तो लिखते हैं। ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे तालिका में, तालिका मतलब टेबल जो है, तालिका में हम देख सकते हैं कि, देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में आय का, आय का संतुलन स्तर, आय का संतुलन स्तर तब प्राप्त होता है, यहाँ पर तब लिखना था, संतुलन स्तर तब प्राप्त होता है जब, जब y बराबर 300 हो, 300 है। क्योंकि, क्योंकि यहां पर क्या है? एडी बराबर एएस बराबर 300। ठीक है, ये लिखेंगे। यदि, यदि y लेस देन 300 हो है, y लेस देन 300 हो तो मांग अधिक क्या जाती है। यदि y लेस देन 300 होता है तो, तो मांग अधिक्य, मांग सॉरी अधिक्य की स्थिति, मांग अधिक्य की स्थिति उत्पन्न
हो जाती है तथा तथा y ग्रेटर देन 300 होने पर, देखो y अगर 300 से अगर ज्यादा होता है, 400 500, तो न्यून मांग आ जाती है। कम होने पे मांग अधिक के, और अगर y ज्यादा हो जाता है 300 से, तब न्यून मांग। y ग्रेटर देन 300 होता है तो न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बेटे, ये शेड्यूल एक्सप्लेन हुआ है। आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूँ इसलिए ऐसा है, नहीं तो नॉर्मल ऐसा है। अब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, फिर खत्म हो जाएगी बात। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसी प्रकार इसी प्रकार चित्र में आय का संतुलन स्तर आय का संतुलन स्तर बिंदु ई पर स्थापित हो रहा है हो रहा है क्योंकि इस बिंदु पर क्योंकि इस बिंदु पर एडी मतलब समग्र मांग, एडी तथा एएस समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अर्थात आय का संतुलन स्तर, तो बिंदु था, संतुलन स्तर कितना है, ओ वाई, जो पीछे भी आपने देखा। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन फिनिश हो गया 6 मार्क्स का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन छोटे और बनते हैं बेटे। इस क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन और बनते हैं 3-3 नंबर के अलग से। क्या, जरा देखिए क्वेश्चन, लिखिए अगला, वो खत्म हो गया 6 मार्क्स का। यदि एक अर्थव्यवस्था में यदि एक अर्थव्यवस्था में मांग अधिक्य मांग अधिक्य मतलब एडी ग्रेटर देन एएस, यही होता है मांग अधिक्य की स्थिति हो तो अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे प्राप्त होता है समझाइए। मतलब अगर एडी ग्रेटर देन एएस है एक इकोनॉमी में ऑलरेडी, तो बताइए कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था अपना संतुलन स्थापित करती है, मतलब एडी बराबर एएस कैसे हो जाता है उसके बाद, ये निकालना। तो लिखिए बेटे इसका आंसर। इसका मतलब क्या होगा पता है बेटे, एडी ग्रेटर देन एएस का मतलब, या मांग अधिक्य का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में जितना भी हम माल बना रहे हैं, एडी मतलब कितना माल हम प्लान कर रहे हैं बनाने का, उससे ज्यादा की डिमांड आ रही है। मान लीजिए हमारी प्लानिंग है 500 यूनिट्स की, डिमांड आ रही है 600, तो 500 यूनिट्स माल बनाएंगे और 600 की डिमांड आएगी, तो सारा माल बिक जाएगा। तो सारा माल बिक जाएगा तो उत्पादकों के पास न्यूनतम स्टॉक भी नहीं बचेगा। हर उत्पादक अपने पास कुछ ना कुछ न्यूनतम स्टॉक रखता है बेटे।
अब हलवाई की दुकान में जाओगे तो उसके पास भी कुछ ना कुछ मिठाइयां हमेशा ही पड़ी रहेंगी, वो उसका न्यूनतम स्टॉक है। तुम एक परचून की जनरल स्टोर की दुकान में जाओगे तो उसकी दुकान में भी टॉफियां, बिस्किट, वटेवर, दाल, आटा, मिनिमम स्टॉक तो हर कोई रखता है। लेकिन इस स्थिति में उत्पादकों के पास उसका मिनिमम स्टॉक, न्यूनतम स्टॉक समाप्त हो जाता है, जिस कारण उत्पादक क्या करता है बेटे, इस न्यूनतम स्टॉक को दोबारा से अपने पास मेंटेन करने के लिए, जमा करने के लिए, वो पहले से ज्यादा उत्पादन की प्लानिंग करेगा। और पहले से ज्यादा उत्पादन की प्लानिंग करने का मतलब है कि समग्र पूर्ति अर्थात एग्रीगेट सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उत्पादक का सारा माल बिक गया है, अब उसको अपनी दुकान में माल रखना है तो ज्यादा उत्पादन करेगा। और जैसे जैसे वो ज्यादा उत्पादन करेगा तो एएस बढ़ने लग जाएगी, समग्र पूर्ति, और ये बढ़ती हुई एडी के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान रखना बेटे, एएस ही कम या ज्यादा होती है, एडी ने जो होना है वो हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एएस को हम चेंज कर सकते हैं। तो लिखिए बेटे, इसको मैंने पूरा समझाया, इस बात को देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ। मांग अधिक्य मांग अधिक्य की स्थिति से अभिप्राय यह होता है कि इच्छित व्यय मतलब एडी, कॉमा, नियोजित उत्पादन मतलब एएस, नियोजित उत्पादन ब्रैकेट में एएस से अधिक होता है, यानी कि इच्छित व्यय नियोजित उत्पादन एएस से अधिक होता है। इस स्थिति में, मतलब ये 500 ये 600, स्थिति में इस स्थिति में उत्पादकों का न्यूनतम स्टॉक भी बिक जाता है, न्यूनतम स्टॉक भी बिक जाता है, जिस कारण, यानी कि जो मिनिमम स्टॉक रखता है हर बंदा अपनी दुकान पे वो भी बिक जाएगा, जिस कारण उत्पादक अपने पास न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने के लिए पहले से अधिक लिख लेते, ज्यादा की जगह पहले से अधिक उत्पादन की योजना बनाते हैं, पहले से अधिक उत्पादन की योजना बनाते हैं, जिस कारण समग्र पूर्ति, क्योंकि पहले से ज्यादा उत्पादन की योजना बनाएंगे, समग्र पूर्ति मतलब एएस, समग्र पूर्ति एस बढ़ने लगती है, राइट। और कब तक, और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये एडी के बराबर नहीं हो जाती, यानी कि समग्र मांग के बराबर नहीं हो जाती। यह तब तक, यह मतलब एएस, यह तब तक बढ़ती रहती है जब तक अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। ये बेटे 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके साथ अटैच हो गया जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन और बनता है इसी का कि यदि एक अर्थव्यवस्था में मांग अधिक की जगह न्यून मांग, यानी कि एडी लेस देन एएस की स्थिति हो, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे प्राप्त होता है। चलो वो भी समझाइए, वो भी 3-4 नंबर में आ जाएगा अलग से, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बचत वाली अप्रोच नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे,
मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है बेटे, ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर के साथ ये दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपका एडीएस अप्रोच कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। यदि एक अर्थव्यवस्था में, यदि एक अर्थव्यवस्था में न्यून मांग, न्यून मतलब कम है मांग, न्यून मांग ब्रैकेट में लिख देता हूं, एडी लेस देन एएस की स्थिति हो, तो अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था अपना संतुलन, तो अर्थव्यवस्था अपना संतुलन कैसे प्राप्त करती है, समझाइए, ठीक है ना। तो आंसर वैसे बनेगा, इसमें उल्टा है। इसमें बेटे इस बार मान लीजिए 500 चीजें हमने बनाई, इकोनॉमी ने बनाने की योजना है, और मांग आ रही है 400 की, यानी कि हमारा सारा माल तो बिकेगा ही नहीं, माल तो हमारा अनसोल्ड रह जाएगा, अनबिका रह जाएगा, जिस कारण उत्पादकों को नुकसान होने लगेगा, और वो निकट भविष्य में उस अनबिके माल को बेचने के लिए पहले से कम उत्पादन की प्लानिंग करेंगे। वो सोचेंगे कि पहले ये वाला माल बिक जाए, फिर ज्यादा बनाएंगे। और वो जब कम उत्पादन की प्लानिंग करेंगे तो समग्र पूर्ति एएस कम होने लग जाएगी, और कम होते होते वो एडी के बराबर हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था फिर से अपना संतुलन स्थापित करेगी। देखिए बेटे, न्यून मांग ब्रैकेट में एडी लेस देन एएस से अभिप्राय, से अभिप्राय उस स्थिति से होता है, उस स्थिति से होता है जब, उस स्थिति से होता है जब इच्छित व्यय, इच्छित व्यय एडी यानी कि कॉमा नियोजित उत्पादन मतलब एएस सॉरी, नियोजित उत्पादन से कम होता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में उत्पादकों के पास कुछ अनचाहा स्टॉक, अनचाहा, एक तो मिनिमम स्टॉक हम चाहता है उत्पादक, अनचाहा मतलब उसको चाहता नहीं है, अनवांटेड, अनचाहा मतलब अनवांटेड, जिसको वो रखना नहीं चाहता अपने पास, अनवांटेड, अनचाहा स्टॉक जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए, यानी खत्म करना चाहता है, वो चाहता तो है नहीं स्टॉक को, जिसे समाप्त करने के लिए उत्पादक अब कम उत्पादन, अब कम उत्पादन की योजना, कम उत्पादन की योजना बनाते हैं, जिससे, जिससे समग्र पूर्ति, जिससे समग्र पूर्ति मतलब एग्रीगेट सप्लाई एएस कम होने लगती है, कम होने लगती है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक अर्थव्यवस्था में, जब तक अर्थव्यवस्था में
संतुलित, संतुलित लिखा, संतुलित ये लिखा, संतुलित उत्पादन प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है बेटे, ये अब कंप्लीट क्वेश्चन हो गया बेटे। 3 नंबर यहाँ का, 3 नंबर पहला और 6 नंबर का क्वेश्चन मौजूद है। तो ये बेटे हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में बेटे हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बचत तथा निवेश दृष्टिकोण से किस प्रकार आय का संतुलन निकाला जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हम करेंगे। उसके साथ भी बेटे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं बेटे। गुड डे बेटे, बाय।